फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बट। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रक्त का संगठन व रक्त समूह है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अपना जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपना ये रक्त का संगठन और सेकेंड पार्ट होगा अपना जो है रक्त समूह। तो ये चैप्टर के बारे में मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में अपना को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, इसमें समझने वाली इतनी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर भी कोई समझाने वाली बात है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। रक्त का संगठन, ये पॉइंट अपना आज होगा इस वीडियो के अंदर। तो जनरल इंट्रोडक्शन देख लो आप रक्त के बारे में। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। मतलब रक्त में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो हम लिखेंगे तरल संयोजी ऊतक। इंग्लिश में वो हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मानव शरीर के कुल भाग का लगभग 1/12 भाग क्या होता है, रक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में ब्लड का आयतन लगभग 4.5 लीटर है। ठीक है, ये हमें अपने को याद करना है। अब रक्त की संरचना के रक्त में क्या क्या प्रेजेंट होता है। दो अवयव होते हैं रक्त ब्लड के अंदर बेसिकली, देख। फर्स्ट हो गया प्लाज्मा, सेकंड हो गया रुधिर कणिका, ब्लड कार्पसल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम रक्त में ये जो दो हैं अवयव, फर्स्ट हो गया प्लाज्मा अपना और दूसरा ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्लाज्मा यह रुधिर का अजीवित तरल भाग है। रक्त का नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट होता है ये कौन, प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा होता है, याद रखना है हमें। प्लाज्मा में लगभग 52% तो जल प्रेजेंट होता है और 8% भाग कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ कुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है प्लाज्मा का रासायनिक संगठन। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है रासायनिक रूप से, कौन कौन से पदार्थ, वो देख लो। फर्स्ट है अपना जल, जो प्लाज्मा के अंदर 52% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपना है प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट अपने फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स, एल्बुमिन प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स। जो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स है और जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स हैं, इनका यूज़ बेसिकली जो ब्लड क्लोटिंग है, रक्त का थक्का बनाने में इनका यूज़ होता है। यह हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अपने लवण कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से लवण प्रेजेंट होते हैं। तो लवण है हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फेरिक की लोहे की क्लोराइड्स, ये प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट अपना कार्बोनेट्स है, सल्फेट है, फास्फेट है, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये लवण प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अन्य हम खाद्य पदार्थों की बात करें, इसमें प्लाज्मा के अंदर अन्य खाद्य पदार्थों की हम बात करें तो कौन कौन से प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया, विटामिन हो गए, ग्लूकोज हो गया, हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, एंजाइम भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये जो एंजाइम है डायस्टेज, लाइपेज, ग्लूकेज। ठीक है, और जैसे इसमें ऑक्सीजन और CO2 भी प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती है रक्त के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना है पॉइंट की रुधिर प्लाज्मा के कार्य। तो इसका कार्य क्या है प्लाज्मा का, हार्मोन तथा पचे भोजन का, जो एक तो हार्मोन हो गया और एक पचा हुआ भोजन है, इसका सेवन करना। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है हमें प्लाज्मा। नेक्स्ट अपना पॉइंट है शरीर में ऊष्मा का समान वितरण, हर पार्ट में ऊर्जा का समान बंटवारा कौन करता है, ये प्लाज्मा अपना करता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है ये फर्स्ट हो गया प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा रुधिराणु, ब्लड कार्पसल्स अपना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये रक्त का 40 से 45% पार्ट होता है। ठीक है, 55% पार्ट था वो है प्लाज्मा का और 40 ही जो 45% भाग बचा वो है रुधिराणु, ब्लड कार्पसल्स का। ठीक है, रुधिर में 3 प्रकार के ब्लड कार्पसल्स यानी कि रुधिराणु प्रेजेंट हैं। फर्स्ट अपना है लाल रुधिराणु, जो RBC हम बोलते हैं इंग्लिश में, रेड ब्लड कार्पसल्स, इरिथ्रोसाइट्स हम बोलते हैं। दूसरा है अपना श्वेत रुधिराणु, WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स,
ल्यूकोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं। तीसरा है अपना ये तीसरा सी, रुधिर पट्टिकाएं, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये अपना है दूसरा जो है श्वेत रुधिराणु WBC है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक तो है ग्रेनुलोसाइट्स, सेकंड है एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स के भी 3 पार्ट हैं। इनके अंदर ये न्यूट्रोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया और बेसोफिल्स हो गया। ये सब WBC के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट जो अपना है ब्लड कार्पसेल्स के अंदर फर्स्ट जो है RBC अपनी ये वाला पॉइंट, ये अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये अपना पॉइंट लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये रुधिर का 99% भाग बनाती हैं। कौन बनाती हैं? RBC बनाती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये वर्ताकार होती हैं। कौन? RBC। इसमें लोहा युक्त प्रोटीन्स, फेरस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं का यौगिक एक है हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन है, ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, रुक 1 मिनट। ये अपना RBC का जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि इसमें जो लोहा युक्त प्रोटीन है यौगिक हीमोग्लोबिन, ये प्रेजेंट होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपना RBC के बारे में। हीमोग्लोबिन का काम, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक है, फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाता है कौन? हीमोग्लोबिन, तथा CO2 को ऊतकों से फेफड़ों तक लाता है। कौन लाता है? हीमोग्लोबिन लाता है बेसिकली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखनी है हमें अस्थि मज्जा बोन मेरो में। अब क्वेश्चन है कि बोन मेरो कहाँ पे प्रेजेंट है? बोन मेरो जो अपने रिब्स हैं, रिब्स में परमानेंटली प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर इनका RBCs का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, WBCs का भी निर्माण इसी में होता है, बोन मेरो के अंदर ही। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना पॉइंट है ये स्तनधारियों की RBC में, ये स्तनधारी की ये RBC में तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये हमें पता है, बताया है मैंने। लेकिन अपवाद हैं 2, एक तो ऊंट है केमल अपना, एवं दूसरा लामा। लांबा नहीं है, ये लामा है। ये 2 जो है ऑर्गेनिज्म, ये 2 जीव हैं, इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। वैसे तो यानी कि जो मैमल्स स्तनधारी हैं उनके अंदर क्या है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो 2 हैं इसके अंदर, एक तो ये कौन हो गया? केमल हो गया, और दूसरा LAMA लामा। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, RBC की जो संख्या है वो पुरुष में ज़्यादा होती है बजाय महिला की। पुरुष के अंदर 5 मिलियन RBC उपस्थित हैं और महिला के अंदर 4.5 मिलियन RBC प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पॉइंट हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट है RBC के बारे में, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। मतलब कि RBC नष्ट होती हैं, 120 दिन के बाद में नई RBC बनती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से ये रोग होता है रक्तहीनता, जिसे एनीमिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, RBC कहाँ नष्ट होती है? 120 दिन के बाद में हर RBC नहीं बनती है 120 दिन बाद में। ये स्प्लीन जो प्लीहा होता है उसमें नष्ट होती हैं। कौन होती हैं नष्ट? RBC होती हैं। ठीक है, इस कारण प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन आता है इसमें कि RBC का कब्रिस्तान कहते हैं, तो क्वेश्चन होगा उत्तर होगा कब्रिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लीन जो प्लिया है में हीमोग्लोबिन से अपचयित होकर पीले रंग का वर्णक, ठीक है, बिलिरुबिन बनाती है। बिलिरुबिन वर्णक कौन बनाती है? हीमोग्लोबिन, किसमें? अपचयित होकर स्प्लीन में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है 2 नंबर का ब्लड कार्पसेल्स में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC,
इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रंगीन होती है, कलरलेस होती हैं। ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट ये अपना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये कोशिका एक केंद्रक युक्त, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। आकार में आरबीसी से बड़ी होती हैं। हमें याद रखना है कि आरबीसी से बड़ी है। डब्ल्यूबीसी का कार्य है वो देख लेते हैं हम। शरीर में रोग प्रतिरोधक, ठीक है, शक्ति प्रदान यानी उत्पन्न करना, इन्हें रक्त तंत्र का अभिभावक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमें याद करना है। क्वेश्चन यही है कि रक्त तंत्र का अभिभावक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो हम लिख देंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है फ्रेंड्स, और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना पॉइंट है इनकी उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा व लसिका कोशिकाओं में होती है, अस्थि बोन मेरो में इसकी, ठीक है, इसका निर्माण होता है। मानव में इनकी संख्या 6000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिमी तक प्रेजेंट होती है। 6000 से 9000 तक। ठीक है, परंतु संक्रमण की अवस्था के दौरान इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है जब इन्फेक्शन हो जाता है ना, कोई मलेरिया वगैरह हो जाता है या फिर और कोई रोग हो जाता है मच्छर वच्छर काटने के ऊपर, तो ये इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और अपनी जो स्किन है वो उस पर इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका पॉइंट है इनका जीवन का 4 से 5 दिन तक का होता है। 4 से 5 दिन बाद में इस यानी कि नए डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो डब्ल्यूबीसी है दो प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बता देता हूँ पहले। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, ये कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 65 पार्ट है, 65% भाग है, सबसे ज़्यादा भाग ग्रेनुलोसाइट्स का है। ठीक है, इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स भी, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स जो ग्रेनुलोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, वो जो लगभग 60 से 70% तक होती है न्यूट्रोफिल्स की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो मुख्य कार्य है किनका, न्यूट्रोफिल्स का क्या है मुख्य कार्य, जीवाणु तथा बाह्य पदार्थों का भक्षण करना। फैगोसाइटोसिस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जीवाणु का भक्षण करती हैं। ये कौन करती हैं, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट अपना इओसिनोफिल्स हो गया, और जो तीसरे नंबर का है बेसोफिल्स है। नेक्स्ट पॉइंट होगा ग्रेनुलोसाइट्स का, मैं पढ़ा दूँ। यह है अपना नेक्स्ट पॉइंट इओसिनोफिल्स, किसका है, ग्रेनुलोसाइट्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स चल रहे हैं। इओसिनोफिल्स, इनका केंद्रक द्विपालित बाइलोब्ड होता है। अब केंद्रक यानी कि यूनिलोब्ड भी होता है, बाइलोब्ड भी होता है, ट्राइलोब्ड होता है, टेट्रालोब्ड होता है। तो इओसिनोफिल्स हैं जो डब्ल्यूबीसी, उनका जो केंद्रक है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपना पॉइंट है एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है इसके अंदर, यानी कि परजीवी संकरण तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, हिस्टामिन जो प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती है, तो एलर्जी होती है ना, तब यानी कि इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना पॉइंट है बेसोफिल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स का जो तीसरा पॉइंट है अपना बेसोफिल्स, ये है कि कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5 यानी कि कम पार्ट बनाती है। ठीक है, इसके अंदर हिस्टामिन और हिपेरिन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हो गया ये कंप्लीट, याद करना है हमें। नेक्स्ट अपना है एग्रेनुलोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का सेकंड पार्ट। इनके कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें यानी कि कणिकाएं इनके साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार की सेल्स जो कण हैं कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इनका केंद्र के है जो अंडाकार या सेम के बीच की आकृति का होता है, यह हमें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्रेनुलोसाइट्स के पार्ट है। फर्स्ट अपना लिम्फोसाइट और दूसरा अपना होगा मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स देख लो आप पहला, इनकी संख्या कुल श्वेताणुओं की डब्ल्यूबीसी का 20 से 28% तक होता है। ठीक है,
WBC कुल WBC का 20 से 28% कौन होता है? लिम्फोसाइट्स। इनका जीवन काल 2 से 100 दिन तक होता है, ठीक है, हो सकता है। मतलब कि ये थाइमस ग्रंथि एवं लसिका ऊतकों में ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं जिनका उद्भव अस्थि मज्जा से होता है। अब जो ये थाइमस ग्लैंड है, लसिका ऊतक है, इनका उद्भव भी कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। और WBC का जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, इनका उद्भव कहाँ से होता है? थाइमस ग्रंथि से, लसिका ऊतकों से। थाइमस ग्रंथि और लसिका ऊतकों का उद्भव कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो से होता है। तो बात तो वही होगी ना कि WBC है जो उसका उद्भव कहाँ से होगा? अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से, ठीक है फ्रेंड्स। ये शरीर के लिए आवश्यक प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जो है अपना रोगों से लड़ने की क्षमता को बताती है। एग्रेनुलोसाइट्स का नेक्स्ट अपना पॉइंट है मोनोसाइट। मोनोसाइट ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, भक्षणकारी होती हैं, फेगोसाइटोसिस पर परवर्ती की होती है, मतलब कि रोगाणुओं को ये भक्षण करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपना जो है तीसरे नंबर का पार्ट है अपना ब्लड कार्पसेल्स का ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लड प्लेटलेट्स इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये केंद्रक विहीन, इनमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। कौन करती है रक्त का थक्का बनाने में? ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, मैंने बताया ना बार की फाइब्रिन प्रोटीन्स आएगी। रक्त में जो फाइब्रिन की मदद से, रुधिर फाइब्रिन की मदद से जमता है, यानी कि क्लोट होता है, थक्का बनता है। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य सभी कशेरुकियों में इनके स्थान पर थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती हैं। जो स्तनधारियों के अलावा अन्य जो जीव है ना कशेरुकी, ठीक है, में इनके स्थान के ऊपर जो ब्लड कार्पसेल्स हैं, इनके स्थान पर थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन तक होता है। 7 दिन बाद में न्यू प्लेट्स बनती हैं अपने शरीर के अंदर। इनका मुख्य कार्य में जो फंक्शन है ये है, क्या है? ब्लड का थक्का बनाना। अब हम ब्लड के थक्का बनाने के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस जो चैप्टर है ना, ये इसमें आप लोग को याद करना है। इसमें समझने वाले कोई ऐसी मेरे को बात लगी नहीं अब तक। समझने वाली बात आएगी जो आगे वाले वीडियो के अंदर, जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर, ठीक है। अब ये अपना आएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है, रक्त का थक्का बनना। कि जो चोट लग जाती है हमें और जो अपनी सेल है वो नष्ट हो जाती है, रुधिर वाहिनिकाएँ जो है ना वो नष्ट हो जाती हैं, वहाँ से जो खून बहता है उस खून को कैसे, यानी कि ब्लड है वो कैसे रुकता है, कौन सी प्रोटीन्स का यूज होता है, क्या क्या होता है, एंजाइम्स कौन सा होता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब ब्लड का थक्का नहीं बने तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो जो है रक्त अपना बाहर पूरा निकल जाएगा। और जो आपको पता है कि ब्लड ही अपनी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं रहेगा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं रक्त का जो थक्का है उसके बारे में स्टडी करवा देता हूँ। रक्त का थक्का बनना है, रक्त का थक्का कैसे बनता है? जब अपने चोट लगती है, अपनी रुधिर वाहिका है वो नष्ट हो जाती है, तो किस प्रकार अपना थक्का बनता है? स्टार्ट है, रक्त वाहिकाओं के नष्ट होने पर जो कटा हुआ भाग से रक्त निकलता है, ठीक है। रक्त वाहिका नष्ट होने पर कटे भाग से रक्त निकलता है, ठीक है। रक्त वाहिका से नष्ट होने कटे भाग से रक्त निकलता है, तो यह कुछ समय बाद जेली के समान संरचना में बदल जाता है। मतलब जेली के समान संरचना मतलब कि काटा लिक्विड बन जाता है। क्यों बनता है? उसी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो जेलिस संरचना क्यों बनती है। जो अपना चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में लगातार खून बहता है, गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होता है तभी तो नहीं निकलता ना बाहर, तो क्यों होता है? इसी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट अपना, जब किसी स्थान से रक्त बहने लगता है, ठीक है,
तो रक्त वायु के संपर्क में आता है, बेसिकली सही है यार, एनवायरनमेंट के संपर्क में तो आएगा, जो बॉडी से कोई लिक्विड बाहर आएगा तब। तो रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाती हैं। अब रक्त में ये घटक परसेंट होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ये टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, तथा इसे एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। जो है थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाता है। अब इस थ्रोम्बोसाइट्स में एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है, पदार्थ मुक्त होकर जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। कौन? थ्रोम्बोसाइट्स बदल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो ये प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन है, यह कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। अब रक्त के अंदर कैल्शियम तो प्रेजेंट होगा ना, घटक है ये तो यार, आयन्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है इसमें, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम, ये सब प्रेजेंट होता है रक्त में। तो प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन है, ये कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है अपना, ये कैल्शियम व ट्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है, ठीक है। जो प्रोथ्रोम्बिन जो अपने प्रोटीन्स होती है ना, अब निष्क्रिय तो होएगी ना, अपने चोट लगे तब बाहर आ गया, अब वो सक्रिय रहती तो अपना खून ही नहीं निकलता बाहर। अब ये निष्क्रिय हैं तो उनको सक्रिय करने के लिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो Ca यानी कि कैल्शियम आयन्स व ट्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो अपने ब्लड में प्रेजेंट हैं, ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय हुई तभी अपना बाहर आया, चोट लगी तो खून, ठीक है। अब इसको सक्रिय करना है हमें, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। कौन बदल देता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन C यानी कि कैल्शियम आयन्स और ट्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपना पॉइंट, थ्रोम्बिन्स यानी सक्रिय थ्रोम्बिन्स में बदल देता है, ठीक है। यह सक्रिय थ्रोम्बिन्स प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन पर क्रिया कर उसे फाइब्रिन्स में बदल देता है। ये मैं अपना मोस्ट पॉइंट है। तो ये सक्रिय थ्रोम्बिन है ना, ये सक्रिय थ्रोम्बिन होगा तब ब्लड में सक्रिय यानी कि एक्टिव थ्रोम्बिन होगा ना, तभी प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजन जो अपने प्रोटीन है उसके ऊपर क्रिया करेगा। तो फाइब्रिनोजन भी निष्क्रिय तो हुई ना, जब ब्लड बाहर चोट लगी हुई है उस जगह पे, तो उसे फाइब्रिन में बदल देता है, फाइब्रिन के अंदर बदल देता है। अब फाइब्रिन क्या होता है? देखो कि फाइब्रिन जो प्रोटीन्स होती है वह रेशेदार बारीक कोमल तंतुओं का एक जाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइब्रिन्स प्रोटीन्स होती है ना, वो कोमल रेशेदार बारीक तंतुओं का जाल होता है, जिससे इस प्रोटीन जाल में रक्त कणिकाएं, रक्त होता है ना अपना रक्त कार्पसल्स आरबीसी में 99% वही होती है रक्त में, वो फंस जाती है और उसे रक्त बाहर नहीं आता है, उस प्रोटीन में फंस जाती है, मतलब रक्त फिर बाहर नहीं आएगा, वह रक्त बाहर निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार जो फाइब्रिन्स प्रोटीन्स होती है वह रक्त सेल से बनी संरचना थक्का क्लोट कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में? रक्त का थक्का बनना इजी है, आराम से समझो इसको, ये समझने वाली बात है थोड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट अपना जो पार्ट है वो अपना रक्त का संगठन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर आएगी ब्लड ग्रुप जो होगा, वो अपनी वीडियो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई वो मुझे पूछिए बेझिझक होके, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक कमेंट और अपने को सपोर्ट कीजिए यार प्लीज़, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे अपने तो आपकी अपने हमारे हर वीडियो मेन स्क्रीन पे आप पे आ जाएगी, और जो यूट्यूब है ना अपने उस मेन स्क्रीन पे आ जाएगा और आप आसानी से इस चैप्टर को पढ़ लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाय। यानी कि नया अपना जो वीडियो है जल्दी आ जाएगा आपके सामने ब्लड ग्रुप का, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय।